नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसा बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये जो वीडियो होगा वो फार्मा सीरीज का सेकंड पार्ट होगा। यदि आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तो उसमें हमने अलग अलग जो टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में डिस्कशन किया था, जैसे कि जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं या न्यू यानी इनोवेटर ड्रग्स क्या होते हैं, ये जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, या टॉप 10 जो ड्रग्स है टोटल वर्ल्ड में उसका लगभग साइज कितना है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इंडिया में क्या क्या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है, फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं या इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, तो ये सब के बारे में हमने देखा था। इसके अलावा इनका जो मार्केट साइज टोटल ग्लोबली कैसा है या इंडिया में कैसा बेसिकली ये जो मार्केट है वो डेवलप हो रहा है, जो वैल्यू चेन है यानी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वैल्यू चेन का वो कहाँ से शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पे पहले वो फॉर्मुलेशन साइड में था यानी फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है दे यूज टू अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। अभी यदि आप देखोगे तो दैट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द की स्टार्टिंग मटेरियल या जो रॉ मटेरियल से बेसिकली केमिकल साइड में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स इट विल आल्सो शिफ्ट टुवर्ड्स द एपीआई साइड यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यदि आप वैल्यू चेन देखोगे कोई भी एक फार्मा इंडस्ट्री का या फार्मा कंपनी का। तो ये जो सेकंड पार्ट होगा इसमें विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज लाइक सीएमओ क्या है या सीडीएमओ क्या है, क्रैम्स क्या है या सीएसएम क्या है, तो ये सब के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस है इसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल्स आ जाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में फेज 1, फेज 2, फेज 3 है या फेज 4 भी कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक बार जो ड्रग है वो डिस्कवर होने के बाद में ये जो ड्रग है उसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है बल्क स्केल में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आप सभी को एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, लेट्स प्लान 1000 लाइक्स फॉर दिस वीडियो सो दैट ये जो वीडियो है वो बाकी जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है या जो एनालिस्ट है या जो बेसिकली स्मॉल इन्वेस्टर्स है या जिसको लर्न करना है रिलेटेड टू फार्मा इंडस्ट्री, सो उन तक भी ये जो वीडियो है वो पहुंच सकेगा। और आप में से काफी लोगों ने कहा था कि वैल्यू एजुकेटर चैनल काफी अंडररेटेड है कंपेयर टू जो कंटेंट हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो आई विल मेक श्योर दैट कि जो कंटेंट है दैट विल बी द बेस्ट कंटेंट और इसमें से आपको और इंप्रूवमेंट ही नजर आएगी। तो इफ इट इज एडिंग एनी वैल्यू टू योर नॉलेज सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स प्लान 1000 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। तो पहले हम देख लेते हैं कि टॉपिक्स कवर्ड क्या क्या होने वाला है ये वीडियो में। सो विल स्टार्ट फर्स्ट विद द फार्मा वैल्यू चेन, देन विल डिस्कस अबाउट ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, देन सीआरओ यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, और बाद में सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट में क्रैम्स आ जाता है यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। इसके अलावा इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू लेंगे और एडवांटेजेस क्या है इनोवेटर को, जो क्रैम्स या सीडीएमओ प्लेयर्स है उनको एडवांटेजेस क्या है, फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है ये सेक्टर में, और इसके अलावा रिस्क क्या है ये सेक्टर के, ये सब के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फार्मा के वैल्यू चेन से शुरुआत करते हैं। वैल्यू चेन के रिलेटेड मैंने पहले वीडियोज में भी आपको काफी डिटेल में समझाया है। तो यदि आप देखोगे तो जो फर्स्ट ब्लॉक है दैट इज रॉ मटेरियल, और इसको की स्टार्टिंग मटेरियल्स यानी KSMs कहा जाता है। उसके बाद में इंटरमीडिएट्स आते हैं एंड इसके बाद में APIs आ जाते हैं। तो इफ यू चेक द इंडस्ट्री तो जनरली जो बेसिक केमिकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं दे जनरली फॉरवर्ड इंटीग्रेट टू मैन्युफैक्चर इंटरमीडिएट्स, और उसके बाद में कुछ अलग अलग APIs मैन्युफैक्चर होते हैं। API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्टिव सॉल्ट ऑफ अ ड्रग, जिससे एक्चुअल में आपका जो बीमारी है वो ठीक होता है। एंड इसके बाद में इसमें एक्सिपिएंट्स डालने के बाद फाइनल फॉर्म जो जिसको बनता है जिसको फॉर्मुलेशंस कहा जाता है। तो फॉर्मुलेशंस में यदि आप देखोगे तो इंडिया में काफी बड़ी कंपनीज है जैसे कि सन फार्मा, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, ऐसे अलग अलग इंडिया में फॉर्मुलेटर्स है और वो जनरली यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं। इसके रिलेटेड हमने काफी डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हो। नाउ विल कम बैक टू द ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ड्रग डेवलपमेंट में यदि आप देखोगे तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स, यानी डिस्कवरी फर्स्ट होता है, उसके बाद में क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं एंड द लास्ट इज कमर्शियल एंड सर्विलियंस फेज। सो ड्रग डेवलपमेंट इज जनरली अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस जिसको लगभग 10 से 15 साल लग सकता है, और इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होता है स्टार्टिंग फ्रॉम $1 million एंड कैन गो अप टू $1 billion ऑल्सो। सो दिस इज अ बेसिकली US FDA अप्रूव्ड प्रोसेस एंड इसमें नया जो ड्रग है वो इनोवेट किया जाता है या डेवलप किया जाता है एंड देन ओनली इट कैन बी बेसिकली सोल्ड टू जनरल पब्लिक। और एक बार आपको ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस समझ जाएगा तो उसके बाद में हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है CRO, CMO या
क्रैम्स हो जाता है, या CSM करके एक और एक टर्मिनोलॉजी है, तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग साइड में ज्यादा आता है, तो उसके बारे में हम ड्रग डेवलपमेंट समझने के बाद डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द फर्स्ट ब्लॉक विच इज द डिस्कवरी ब्लॉक। तो जनरली द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस स्टार्ट्स विद रिसर्च टीम्स हु वर्क टू एनालाइज डिसीजेस एंड व्हाट कॉजेज देम। They analyze what part of body a disease affects and what reactions the body has to these diseases. और इसके बाद में once the causes for the diseases have been identified, they investigate on how to act on these causes. What would basically stop these diseases to getting worse, or how to reverse their basically cause. For this, they basically examine thousands of compounds like natural compounds, synthetic compounds and even bioengineer compound, which will be part 3 of this series. और यदि आपको ये part 3 जल्दी से जल्दी चाहिए तो ये वीडियो को प्लीज 1000 लाइक्स दीजिए। Now let's continue with the drug development process. The research team tests the tens of thousands of compounds on cell cultures which are basically called as in vitro, और यदि आप एनिमल्स में देखोगे तो उसको कहा जाता है in vivo. This basically helps them to analyze what effects they could have on the human body. And through a process of elimination, they narrow down thousands of compounds to just one compound to make the drug or the medicines out of it. तो ये प्रोसेस में यदि आप देखोगे तो अलग अलग ट्रायल्स किए जाते हैं, thousands of ट्रायल्स किए जाते हैं, और जो केमिकल्स का कुछ आउटकम नहीं आ रहा है फिर उनको एलिमिनेट किया जाता है, and then they try to find out the single element या single chemical which is going to treat that particular disease. This is a very long and difficult process because researchers have to collect vast amount of data on the possible side effects of the drugs which can potentially have on a human body. And ये जो complete process होता है उसको लगभग 5 to 6 years लगते हैं. Once they have narrowed down the compound and collected all the necessary data, the researchers will file IND. IND इसका मतलब Investigational New Drug. तो ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना, बिकॉज इसका जो रेफरेंस है वो आगे भी आएगा। और एक बार ये जो IND है उसको अप्रूवल मिलता है, उसके बाद में ह्यूमंस पर जो ड्रग है उसका टेस्टिंग चालू हो जाता है, एंड देन द बेसिकली ड्रग डेवलपमेंट्स एंटर्स इनटू क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें फेज 1, फेज 2 और फेज 3 है, एंड आफ्टर दैट NDA यानी न्यू ड्रग एप्लीकेशन का जो फाइलिंग होता है दैट बेसिकली स्टार्ट्स। तो ये 3 फेजेस के अलावा फेज 0 भी आता है और फेज 4 भी आता है, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, बट आगे जाके हम ये फेज 0 और फेज 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द क्लिनिकल ट्रायल्स फेज स्टार्ट्स आफ्टर IND is approved and undertaken in 3 phases. So the phase 1 is also called as pharmacology phase, and the aim of the phase 1 study is to understand how the body reacts with the drug and what if there are any side effects. And about 70% of the drugs from phase 1 moves to the next phase. So this is the basically probability कि कितना जो बेसिकली आपका प्रोबेबिलिटी है गोइंग फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2, एंड इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और इसमें आप देखोगे तो फ्रॉम प्री क्लिनिकल ट्रायल टू लास्ट फेज 4 इसमें जो ड्रग्स पहुंचते हैं दैट प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस। इसके बाद में फेज 2 आ जाता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज exploratory phase, and aim of the phase 2 study is basically to study the safety and effectiveness of the drug, and about 33% of the drug basically moves from phase 2 to phase 3. और इसके बाद में phase 3 आ जाता है। phase 1, phase 2, phase 3 के बारे हम आगे जाके बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन कि क्या क्या अलग अलग फेजेस होते हैं ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल। Then phase 3 is also known as the confirmatory phase, as it confirms the safety and efficacy of the drug on wide range of people, and only about 25 to 30% of these drugs basically complete the phase 3 and enters into phase 4. Phase 4 basically trials are called as post-marketing study or surveillance, as it happens after the drugs basically which is released into the public, and 70 to 90% of the drugs in this phase basically able to succeed in the market. तो ये basically अलग अलग phases हो गया। Now we'll start in detailed discussion of phase 0 which is before phase 1. So this is very important क्योंकि ज्यादा लोगों को phase 0 के बारे में जानकारी नहीं है। तो before basically phase 1 trials, researchers have to do a small study which is basically called as human microdosing study or phase 0 trials. तो ये फेज 0 ट्रायल्स का क्या यूज है या क्या बेसिकली इसका रिक्वायरमेंट है, लेट्स डिग डीपर इनटू इट। द रिसर्चर गिव अ सिंगल सब थेराप्यूटिक डोज टू वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यूजुअली 10 to 15 होते हैं ये। अ सब थेराप्यूटिक डोज इज वेरी स्मॉल डोज दैट विल नॉट हैव एनी थेराप्यूटिक इफेक्ट
ऑन द बॉडी। एक्चुअली में इसमें जो ड्रग डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके रिलेटेड ज्यादा ये ड्रग नहीं होता। इट इज जनरली यूज कि ये जो ड्रग है आगे जाके डेवलप होने वाला है उसका कुछ टॉक्सिक कंटेंट तो नहीं है या कुछ बहुत ही एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे नहीं हो रहा है। Generally, this is covered under the phase 0 trials. And if the drug actually acts differently compared to what researchers thought, तो उनको और कुछ ट्रायल्स करने होते हैं and then only they can enter into phase 1, which is after phase 0 trials. So now when we move to phase 1 trials, in phase 1, basically researchers try to figure it out what is the highest dose a human can take without any serious side effects. Researchers will also try to figure it out कि what is the best way to deliver the drug, यानी कौन से फॉर्म में हम दे सकते हैं, जैसे कि टैबलेट हो गया या कैप्सूल हो गया या इंजेक्शन हो गया या इसके अलावा नेजल स्प्रे होता है। तो व्हाट कैन बी द बेस्ट फॉर्म जिससे जो डोज है वी कैन बेसिकली गिव टू द पेशेंट। इसके बाद में द स्टडी इज बेसिकली कंडक्टेड ऑन द स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्दी वॉलंटियर्स। तो यहाँ पे फेज 1 और जो फेज 2 ट्रायल्स है इसमें डिफरेंस यही है कि फेज 1 में जो वॉलंटियर्स होते हैं दे आर बेसिकली हेल्दी वॉलंटियर्स एंड फेज 2 में जो वॉलंटियर्स होते हैं दे आर बेसिकली एक्चुअल पेशेंट्स। तो ये डिफरेंस है फेज 1 एंड फेज 2 में। आगे जाके हम फेज 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो वॉलंटियर्स होते हैं वो 20 to 100 होते हैं एंड दीज वॉलंटियर्स हैव टू बी डिसीज फ्री। दे कैन नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंडीशन एज द रिसर्चर्स एक्चुअली डू नॉट येट नो हाउ द ड्रग विल रिएक्ट इन द बॉडी ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम सर्टन कंडीशंस। इसीलिए जो पहले के वॉलंटियर्स होते हैं फेज 1 में दे आर बेसिकली हेल्दी वॉलंटियर्स। अदरवाइज जो एक्चुअली ड्रग डेवलप हो रहा है उसका इफेक्ट ही नहीं समझ पाएगा कि ये पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट कर पा रहा है या नहीं इफ ऑलरेडी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज। इसके बाद में द स्टडी इज यूजुअली लास्ट जनरली अबाउट 6 months एंड और ये जो फेज 1 का प्रोबेबिलिटी है दैट इज अबाउट 70% टू गो टू नेक्स्ट फेज विच इज फेज 2। और ये जो फेज 1 है उसमें 3 अलग अलग स्टडीज कंडक्ट किए जाते हैं विच आर बेसिकली सिंगल असेंडिंग डोज, देन मल्टीपल असेंडिंग डोज एंड उसके बाद में फूड इफेक्ट आ जाता है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इन फर्स्ट केस बेसिकली इन सिंगल असेंडिंग डोज द वॉलंटियर्स आर गिवन अ सिंगल डोज ऑफ अ ड्रग एंड दे आर बेसिकली ऑब्जर्व फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो आप फर्स्ट बेसिकली ब्लॉक में देख सकते हो राइट साइड में जो टेबल मैंने दिया है। तो अलग अलग वॉलंटियर्स को बेसिकली अलग अलग टाइप का डोज दिया जाता है। ग्रुप 1 को 5 mg दिया है फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप 2 को 10 mg, देन 20, 50 एंड 100 mg बेसिकली अलग अलग जो डोसेज है वो दिया जाता है। And if the drug performs as intended, the next group of volunteers are given a higher dose of the same drug. The doses keep on increasing until the side effects of the drug become apparent and this is called as a maximum tolerated dose. तो इसका मतलब ये particular disease के लिए इतना ही maximum dose allowed है। That is basically found out in this phase 1 trials under single ascending dose form. So basically this study is performed to understand what dosage is ideal and what doses will cause the serious side effects. इसके बाद में जो सेकेंड फॉर्म है इसके बारे में देखते हैं। सो जो सेकेंड स्टेप है इन फेज 1 दैट इज बेसिकली मल्टीपल असेंडिंग डोज। सो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वॉलंटियर्स आर गिवन मल्टीपल असेंडिंग डोसेस of the drug. This study is performed to understand how taking multiple doses of the drug over the period of time basically affects the body. So in the case of SAD यानी single dosage में each group basically receives only one dose of the drug, whereas in the case of MAD यानी जो second case हमने discuss किया each group receives basically multiple doses and that increase with the time जो आप second table में देख सकते हो। And finally जो studies है that are also done according to food intake यानी कुछ केसेस में they are done basically on the full stomach या after a meal एंड कुछ केसेस में जो स्टडीज है दे आर आल्सो डन ऑन द फास्टिंग वॉलंटियर। सो बेसिकली जो साइंटिस्ट है या जो बेसिकली इनोवेटर्स है दे आर ट्राइंग टू स्टडी कि अलग अलग कंडीशंस में बॉडी पे क्या क्या अफेक्ट आ सकता है। फेज 1 के बारे में डिस्कस करने के बाद अभी हम देखते हैं कि ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में फेज 2 में क्या होता है। सो द ड्रग देन बेसिकली मूव्स टुवर्ड्स द फेज 2 एंड द ड्रग इज नाउ गोइंग टू बी टेस्टेड ऑन द पीपल which are actually suffering from the disease or the condition. So that is basically the difference between the phase 1 and phase 2 trials. And the researchers basically determined that the drug is safe for consumption and now basically looking to test its efficacy. तो efficacy यानी वो जो drug development किया जा रहा है उसका basically कितना effectiveness है या वो कितना cure कर सकता है वो that particular disease को। This study is conducted on about 50 to 300 patients और ये जो volunteers होते हैं उसमें यदि आप देखोगे तो जो basically doses दिया जाता है that comes from the phase 1 which we previously discussed. This study basically lasts about up to 2 years as researchers collect the data
about how effective the medicine is and any side effects that basically that particular medicine have. And this study generally last up to 2 years and then ये study में ये determine किया जाता है कि ये जो नया drug development किया जा रहा है उसके क्या क्या अलग अलग side effects हैं. And then it is also determined कि optimal doses क्या है. Some participants also receive the placebo, which is fake version of the drug that basically not have any effect on the body, and this is done to understand if the drug is एक्चुअली हेल्प द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन और नॉट. तो यदि आप कोविड के ड्यूरेशन में भी देखोगे तो काफी जो वॉलंटियर्स थे उनको प्लेसिबो भी दिया जाता था टू बेसिकली जस्ट टू अवॉइड दैट मेंटल बायस. और इसके बाद में नेक्स्ट फेज यानी जो फेज 3 होता है उसमें डबल ब्लाइंड करके किया जाता है. तो इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली मीन्स द डबल ब्लाइंड. बट ड्यूरिंग द फेज 2 देयर आर 2 डिफरेंट प्रोसेसेस या देयर आर 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फेज 2 which is called as phase 2A and phase 2B. तो इसका डिफरेंस क्या है उसके बारे में अभी हम देखते हैं. तो इफ यू चेक इन द phase 2A तो रिसर्चर्स डिटरमाइन द आइडेंटिकल कितना क्वांटिटी नीडेड है पर्टिकुलरली टू क्योर दैट डिसीज. एंड phase 2B में यह डिटरमाइन किया जाता है कि हाउ इफेक्टिव दैट ड्रग इज क्योरिंग एट द डिसीज फॉर दैट पर्टिकुलर डोज. यानी वो डोज से कितना क्योर हो रहा है. यानी सपोज 20 mg से क्या एफिकेसी है, 50 mg से क्या एफिकेसी है, 100 mg से क्या एफिकेसी है, इसका बेसिकली स्टडी किया जाता है इन दिस 2 डिफरेंट फेजेस, phase 2A and phase 2B. And about 33% of the drugs in phase 2 basically moves toward the phase 3 trials. While phase 2 involves more participants than earlier phases, it is still not large enough to demonstrate the overall safety of a medication. But जो phase 2 trials में data collect किया जाता है on different volunteers, that is also very very helpful for phase 3 trials जिसके बारे में अभी हम discuss करेंगे. So phase 3 trials are most important and provide the researchers with long term safety data. The phase 3 trials are randomized and double blind जिसके बारे में मैं आपको पहले बताया. तो randomized means that the patients are divided basically into 2 groups at random. One group will basically receive the new drug whereas the another group will receive an already existing drug. And double blind means that even the researchers do not know which participants are receiving the new medication. So this is a bit different from the placebo. So basically researchers को भी पता नहीं होता है कि कौन से participants को actual नया drug दिया है और कौन से participants को पुराना drug दिया है. So this is basically used to eliminate the bias on the researchers side. Then the study is conducted up to with 3,000 participants and are often multi-center trials, which means that the drug is now tested in the multiple locations simultaneously and it generally lasts for several years. The purpose of this study is to study the efficacy of the drug and monitor any side effects that may show up in the long term. This phase has highest failure rate and only about 25% of the drug passed during this phase. Now when all 3 phases of this testing is completed, the company compiles all the data from the years of preclinical and clinical studies into a document and which is filed with the US FDA, and this particular document is called as NDA यानी New Drug Application. इसका जो जेनेरिक वर्जन होता है उसको ANDA कहा जाता है यानी एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस किया था. तो ये जो NDA एप्लीकेशन होता है उसमें अलग अलग डिटेल शेयर किया जाता है US FDA के साथ, जो कंपनी बेसिकली इसको इनोवेट करती है. लाइक फॉर एग्जांपल कि क्लिनिकल ट्रायल के क्या क्या अलग अलग रिजल्ट्स थे या प्री क्लिनिकल में क्या थे, what are the ingredients which are basically used to manufacture या used to innovate this drug, animal studies के results क्या है, इसके अलावा how the drug behaves in the body and how it is manufactured, process and packaging के details भी होते हैं. तो बहुत सारा डेटा होता है in this new drug application का जो फाइल होता है. So what basically FDA specifically looking for is if the drug is more effective in curing the condition than the drugs that are already on the market, and they have to weigh the benefits of the drug that provides against the side effects and only approve those drugs which are basically outweighs the cost. So this is also different studies or different things which are determined from the US FDA end before giving the approval for that new drug application यानी NDA. Now we'll come to the next phase after phase 3 which is basically commercialization and surveillance. तो ये basically आप देखोगे तो phase 4 हो जाता है and it is also called pharmacovigilance. In phase 4, the long-term effects of the drugs are studied after it released into a public. When the drug basically marketed globally, it taken by the diverse group of people from different regions who also suffer from various other diseases. तो इसका complete जो data है उसको track किया जाता है.
द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स आर बेसिकली मॉनिटर एंड इफ द ड्रग हैज एनी साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स इट इज रिकॉल्ड। एंड जो भी ड्रग्स फेज 4 में एंटर करते हैं उसमें से लगभग 70 to 90% ऑफ द जो ड्रग्स होते हैं दैट बेसिकली स्टेज इन द मार्केट एंड ये बेसिकली प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है आफ्टर फेज 4। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। नाउ विल डिस्कस मोर अबाउट कि जो ड्रग बेसिकली मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है आफ्टर इट्स इन्वेंशन और आफ्टर इट्स डिस्कवरी। क्योंकि जनरली पहले यदि आप देखोगे तो ये एक स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है इसका, जनरली एट द लैब स्केल, उसके बाद में पायलट स्केल में उसको इंप्रूव किया जाता है एंड एट द एंड प्रोडक्शन स्केल में इसको आप देखोगे तो स्विच किया जाता है सो दैट ऑल द पेशेंट कैन एबल टू रिसीव दिस पर्टिकुलर ड्रग। तो इसका क्या प्रोसेस होता है और इसके बाद में कमर्शियल जब भी ये स्टेज में चला जाता है तो उसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी आती है, बेसिकली CMO या CDMO या क्रैम्प्स या CSM, तो इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरिंग द प्री क्लिनिकल ट्रायल्स वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द ड्रग्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन द लैब फॉर टेस्टिंग, सो द ड्रग वॉज प्रोड्यूस्ड एट लैब स्केल। और उसके बाद में यदि जो ड्रग है वो क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंचता है देन द प्रोडक्शन हैज टू बी स्केल्ड अप टू मैन्युफैक्चर द ड्रग फॉर अ कपल ऑफ 1000 पीपल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पायलट स्केल। और उसके बाद इफ दैट ड्रग एक्चुअली रिसीव्स द अप्रूवल it will be scaled up to make millions of doses and basically it is sold to the general public who is suffering from that particular disease। और ये जो complete process है ड्रग डिस्कवरी का, स्टार्टिंग फ्रॉम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके बाद में फेज 1 फेज 2 फेज 3 हो जाता है, फेज 4 भी होता है, तो ये कंप्लीट जो टाइम इसको लगता है दैट इज अबाउट 10 to 15 ईयर्स। तो इसके बाद में अभी हम मैन्युफैक्चरिंग साइड के डिटेल्स देखेंगे। इसमें क्रैम्प्स आ जाता है, इसके अलावा CSM आ जाता है या CDMO या CMO आता है। तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है इसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि ईरूम्स लॉ क्या है। तो ईरूम्स लॉ समझने के लिए आपको पहले मूर्स लॉ समझना होगा एंड आई थिंक कि काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा मूर्स लॉ बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडीड इट इन आवर एजुकेशन। आप में से किस किस को मूर्स लॉ पता है जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। तो मूर्स लॉ में यदि आप देखोगे तो देयर वाज अ वन साइंटिस्ट विच इज बेसिकली को फाउंडर फॉर द इंटेल। तो ही हैज डिटरमाइंड दैट कि जो ट्रांजिस्टर यूज होते हैं पर्टिकुलरली एक सेमीकंडक्टर चिप में, तो दैट विल डबल एवरी 2 ईयर्स। और लगभग यदि आप देखोगे तो ये अभी भी ट्रू हो रहा है इवन आफ्टर 30 to 40 ईयर्स। तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू मूर्स लॉ। तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट वर्जन जो है वो आप देखोगे तो एरोम्स लॉ में है। तो बेसिकली एरोम्स लॉ इज ऑब्जर्वेशन दैट ड्रग डिस्कवरी इज बिकमिंग स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवन दो टेक्नोलॉजी इज इंप्रूविंग। The cost of developing the new drug roughly basically doubles every 9 years. So this is a very important term if you really wanted to understand the pharmaceutical industry. And what can be the possible reasons for this phenomena? तो उसमें से यदि आप देखोगे तो first is better than Beatles problem, second is the cautious regulator problem, throw money at it tendency, basic research brute force bias, low hanging fruit। तो ये जो अलग अलग possible reasons है about 5 that we'll discuss now. So better than the Beatles problem essentially means that कि जो नया ड्रग का अप्रूवल चाहिए होता है for existing disease have to be at least as effective or more effective than the drug already on the market. Moreover, the FDA is getting more cautious as it is updating the regulatory process all the time and then they are also demanding higher safety and higher additional testing. इसके बाद में जो third possible reason है that is the throw money at it tendency. That means when the companies are not able to solve the problem, so instead of abandoning that particular project, they keep on adding more and more resources until they basically get the cure for that particular disease and this results in the final drug becoming very very expensive. और इसके ही related then there is a fourth basically reason which is basic research brute force bias. So what exactly this basic research brute force bias is that when companies will develop a lot of molecules in a pharmaceutical preclinical stage, अल्टीमेटली आप देखोगे तो काफी कम मॉलिक्यूल्स जो है इसका बेसिकली फाइनल ड्रग में ट्रांसफॉर्मेशन होता है या जिससे फाइनल ड्रग बनता है। सो इसके वजह से क्या हो जाता है कि दैट पर्टिकुलर सिंगल मॉलिक्यूल शुड एबल टू रिकूप ऑल द लॉसेस for those molecules which actually didn't work या didn't succeed. So this is also a typical problem for the innovator drug companies या जो innovators होते हैं। एंड इसके बाद में the fifth one which is low hanging fruit. So what it means कि जो already existing diseases है which are very easy to cure, तो हमने वो सब क्योर कर लिए हैं और अभी जो कॉम्प्लेक्स डिसीजेस है उनको क्योर करने के लिए मोर ऑन मोर रिसोर्सेस लगेंगे और इसीलिए जो ड्रग डेवलपमेंट का कॉस्ट है दैट इज इंक्रीजिंग एवरी 9 years, बेसिकली इट इज डबलिंग। सो दीज आर द पॉसिबल 5 रीजंस थे जिससे बेसिकली ड्रग डेवलपमेंट के जो कॉस्ट है
वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब तक हमने सारा ड्रग डिस्कवरी के रिलेटेड देखा, तो अभी हम जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इफ यू चेक इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, तो यहाँ पे जो ड्रग डिस्कवरी है और जो क्लिनिकल ट्रायल्स है, ये पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनाइजेशन करती है उसको CRO कहा जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। So contract research organization basically helps the pharma companies in the first two phases, and the CROs basically provide the pharma companies with outsourced services in research phase. They help the company in target discovery, preclinical and clinical studies. They also provide the analytical services and help with the regulatory processes. In the countries like India, we have the skilled scientists who are basically able to do this job at much cheaper cost compared to US या जो यूरोप बेस्ड कंट्रीज है। अभी हम इसके बाद में CDMO के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली CDMO इज नॉट इन्वॉल्व विद द प्री क्लिनिकल फेज, जैसे कि आप ये स्लाइड में देख सकते हो। दे कम आफ्टर द ड्रग बेसिकली रिसीव्स द क्लियरेंस टू बी टेस्टेड ऑन द ह्यूमंस। सो दे बेसिकली हेल्प इन टू स्केलिंग अप द ड्रग फ्रॉम द लैब स्केल टू पायलट स्केल, and if it is approved, then they also scale up to the production scale. Apart from this, they basically help the pharma companies to develop the APIs and as well as the formulation in case of the CDMOs. And they also manufacture and package the drug for the sale in the market. तो ये जो CDMOs होते हैं, they are basically partners for the innovator drug companies, and then they mutually basically get benefited out of this deal. एंड जो इनोवेटर का बेसिकली फोकस है दैट इज टू डेवलप द ड्रग टू कंप्लीट द ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन है दैट कैन बी लेफ्ट टू द CDMO. तो अभी हम इसके बाद में देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, आर नॉट रिलेटेड विद द ड्रग डिस्कवरी पार्ट या जो इनिशियल फेजेस होते हैं। इनका यही काम होता है कि वंस द ड्रग गेट डिस्कवर्ड, इसको मैन्युफैक्चर करना है एक बड़े स्केल में या कमर्शियल स्केल में. सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली हैव the expertise to manufacture this drug at higher scale या commercial scale. At this stage, basically company offer two types of services which are contract manufacturing and contract packaging. The contract manufacturers manufacture the drug and the contract packaging firm basically takes care of the final packaging and labeling before the sale. Pharma companies usually prefer the both of these services are provided by the same company फॉर कन्वीनियंस एंड टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो यहाँ पर जो इनोवेटर रहता है वो जनरली काफी कम लोगों के साथ टाइप करता है, बिकॉज उनको अलग अलग फिर वेंडर मैनेजमेंट करना होता है, दैट बिकम्स डिफिकल्ट. सो जनरली वो ऐसे एक एंटिटी के साथ जाते हैं कि विच बेसिकली डेवलप्स एवरीथिंग, एंड दैट इज नथिंग बट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज CRAMS यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज. तो इसमें सभी आ जाता है, और इसको कुछ केसेस में CSM यानी कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है. तो यदि आप API कंपनीज के बारे में स्टडी करोगे या उनके कॉन-कॉल रीड करोगे, तो ये कॉन-कॉल्स में उन्होंने ये भी कहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इनोवेटर कंपनीज होती है, दे ऑल्सो इन्वेस्ट इनटू पुटिंग अप द प्लांट. दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. तो जो सारा कैपेक्स होता है दैट इज नॉट ओनली डन बाय द जो CDMO होता है या जो मैन्युफैक्चरर होता है, इट इज ऑल्सो पार्टली फंडेड बाय द इनोवेटर. इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि ये जो CDMO इंडस्ट्री है उसका क्या ओवरव्यू है एंड वेयर दिस इंडस्ट्री इज बेसिकली गोइंग ऑन, यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज है. तो द CDMO इंडस्ट्री इज वेरी फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री. यदि आप ये बेसिकली चार्ट्स में देखोगे, लेफ्ट साइड के चार्ट में टॉप में, तो बेसिकली ये जो इंडस्ट्री है उसमें लगभग 600 से ज्यादा प्लेयर्स है ग्लोबली, एंड यूरोप इज बेसिकली द रीजन वेयर द CDMO इज हाईएस्ट. और इसमें स्पेसिफिकली इटली ये जो कंट्री है उसमें वर्ल्ड में से सबसे ज्यादा प्लांट्स है फॉर CDMOs. The global CDMO industry is valued at about $177 billion in 2020, and it is expected to grow about at 9.3% CAGR to reach $302 billion in 2026. So that is the estimation. Although the industry is very fragmented, the revenues are very concentrated. So this is the unique thing about this industry. तो यदि आप लेफ्ट साइड के ग्राफ में देखोगे, ऊपर का ग्राफ और नीचे के ग्राफ में, then you will come to know कि basically 35% of the जो players in this industry have revenues which are below 12 millions, and they are basically considered as a smaller player, while जो larger players है they are actually only 1% of the industry in terms of number of जो basically manufacturers है. तो if you check in numbers they are less than 1%, but उनका जो market share है that is about 31% of the industry. और इसके अपोजिट में यदि आप देखोगे तो जो छोटे छोटे प्लेयर्स है, in numbers they are about 35% of the industry, बट इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर या इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज यदि आप देखोगे दैट ओनली इज अबाउट
4% ऑफ द इंडस्ट्री। तो दिस इंडस्ट्री इज अ कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री। मेजर जो बिग प्लेयर्स है उनके पास ही काफी ज्यादा मार्केट शेयर है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट का जो बेसिकली इंडस्ट्री है उसमें कंसोलिडेशन के क्या रीजंस है एंड व्हाट बेसिकली इट इज इंडिकेटिंग। तो देयर हैज बीन स्ट्रॉन्ग मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटी इन द इंडस्ट्री रिसेंटली। Large players have been acquiring small players to enhance their capabilities and increase the market share. There has been the steep rise in the acquisition by PE firms, यानी जो private equity firms होती है, and then consolidation basically can happens in two ways, which is vertical and horizontal integration. तो इसका एग्जाम्पल मैंने बॉटम ऑफ द ये बेसिकली जो स्लाइड है उसमें दिया है। सो इफ यू चेक इनटू वर्टिकल इंटीग्रेशन, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन इज व्हेन CDMO मूव डाउन द वैल्यू चेन टू एक्वायर CROs, और इसके अपोजिट भी होता है कि CRO मूव अप द वैल्यू चेन टू एक्वायर CDMOs. This helps them to offer the complete end-to-end services to pharma companies, which is preferred by pharma companies as they are looking for the partners to help them bring the drug to the market. The other type of integration is the basically horizontal integration. So in this type of integration, they also called the capacity consolidators. So the company which is basically manufacturing one form of the doses, तो वो कंपनी दूसरे जो डोसेस फॉर्म मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी को एक्वायर कर लेती है। सो उनका थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है और वो बेसिकली उनके टोटल ऑफरिंग्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एडवांटेजेस हो जाते हैं जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है और जो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है उसका। अभी हम उसके बाद में देखते हैं कि इंडियन सिनेरियो क्या है या इंडिया में क्या क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज है। सो इफ यू चेक ऑन अ ग्लोबल स्केल, बेसिकली ग्लोबल जायंट्स लाइक लोन्जा है या कैटलैंड है, थर्मो फिशर है या रेसी फार्म है, और इंडियन केसेस में डीवीज लैब्स है या सुवेन फार्मा, हाइकल, लॉरस लैब्स, सिंजीन, न्यूलैंड, तो ये काफी आप देखोगे तो छोटे प्लेयर्स है। इंडिया हैज बेसिकली अ चीप लेबर पूल, सुपीरियर केमिस्ट्री स्किल एंड हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दैट्स व्हाई दिस ग्लोबल इनोवेटर्स आर बेसिकली लुकिंग फॉर द इंडियन कंपनीज, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट आर्बिट्राज है वो बहुत ज्यादा है। इफ यू हैव टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग इन इंडिया तो इसका लगभग कॉस्ट आएगा सपोज फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, और वही सेम पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल आपको कोई यूरोपियन कंट्रीज मैन्युफैक्चर करना है तो उसका कॉस्ट लगभग आ जाता है 125 to 130 रुपीज। तो यहाँ पर इंडिया में कॉस्ट का काफी एक बड़ा एडवांटेज है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो API कंपनीज है हु आर बेसिकली डूइंग द क्रैम्स या CDMO, उनके लिए ये काफी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और रिसेंटली जो पावर क्राइसिस हुआ है चाइना में, आई फील कि ये जो बेसिकली ट्रांजिशन हो रहा है China +1 का, that is going to accelerate in future a lot, and that's why I'm quite bullish on this API and CDMO या CRAMS industry पर। Now we'll discuss about जो इनोवेटर है उसको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं ये कंप्लीट डील से, एंड जो मैन्युफैक्चरर है यानी CDMO या CRAMS प्लेयर है उसको बेसिकली क्या एडवांटेजेस होते हैं। इफ यू आर बेसिकली अ फार्मा कंपनी एंड यू आर डेवलपिंग अ न्यू ड्रग, देन यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू कैपेसिटीज बिफोर द ड्रग हैज बीन अप्रूव्ड टू रिड्यूस द टाइम टू मार्केट। If the drug fails in the phase 3 trials, then investment has gone to waste. तो इसीलिए जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर्स के साथ जो इनोवेटर्स होते हैं। So by hiring a CDMO, a pharma company can be asset light, and besides CDMO also have expertise in manufacturing the drug as large scale, which basically pharma company may not have. The pharma company may also choose to manufacture the drug themselves, and the CDMOs they can use as a backup in case basically if they face any issues in the manufacturing in their own facilities। तो यहाँ पर ऐसा बैकअप भी यूज कर सकते हैं, विच इज बेसिकली सेकेंड लेवल का जो मैन्युफैक्चरर होता है या जो अल्टरनेट मैन्युफैक्चरर होता है अपार्ट फ्रॉम जो मेन मैन्युफैक्चरर होता है। ये केस में वो एक्चुअली इनोवेटर भी हो सकता है। इफ द इनोवेटर कंपनी इज गोइंग फॉर द CRAMS या CDMO, then they only can focus on their major objective, which is to develop the new drug, and then once the drug is developed, and then उसके बाद में वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए CRAMS या जो CDMO प्लेयर्स है उनको वो दे सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि मैन्युफैक्चरर्स को क्या क्या अलग अलग एडवांटेज मिल जाते हैं ये डील से। So the manufacturer on the other hand receive the stable and predictable cash flow. CDMOs are basically paid to take the drugs through the clinical trials, and if the drug fails, they are still getting paid. But if the drug actually gets approved, then उनका जो total volume होता है that also becomes higher, because वो commercially बाद में उनको launch करना होता है, and that scale is quite large. तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों केसेस में एडवांटेजेस है। ड्रग फेल हो जाता है तो उसमें उनको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज टिल दैट टाइम ये जो CDMOs है वो उनको लैब स्केल में प्रोड्यूस करते हैं वो वॉल्यूम, एंड वंस द ड्रग बिकम्स कमर्शियल वो उनको जो वॉल्यूम है वो काफी बढ़ जाता है। सो इन बोथ केसेस
बेसिकली दे गेट द एडवांटेज ऑफ इट। और इसके अलावा ये जो कंप्लीट डील है उसका भी और एक म्यूचुअल एक काफी अच्छा बेनिफिट है, विच इज बेसिकली ये कंप्लीट डील इज वेरी स्टिकी फॉर बोथ द एंड्स। यानी जो बेसिकली इनोवेटर है दे ऑल्सो कैनॉट कीप ऑन स्विचिंग दिस मैन्युफैक्चरर्स वेरी इजीली, क्योंकि सपोज व्हेन दे चेंज द मैन्युफैक्चरर उनका कंप्लीट वैल्यू चेंज हो जाता है। अगेन उनको कुछ यूएस एफडीए के अप्रूवल्स लेने होते हैं। सो दिस ऑल्सो कैन एक्ट एज एग्जिट बैरियर्स फॉर द इनोवेटर्स। सो इसीलिए ये सीडीएमओस को भी आप देखोगे तो बेनिफिट मिल जाता है कि इफ दे आर एबल टू डिलीवर ऑन अ टाइम एट द राइट क्वालिटी एट द राइट वॉल्यूम, देन ये जो कैश फ्लोज होते हैं दे आर क्वाइट प्रेडिक्टेबल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर द CDMOs which is the basically opportunity in India। तो अभी हम इसके बाद में देखते हैं कि CDMOs में क्या क्या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है जो फ्यूचर में पॉसिबल है। So basically there has been an increase into a number of small pharma companies in virtual labs and research, and they don't have the manufacturing resources. They are heavily dependent on a CDMO to manufacture their drugs। तो यदि आप देखोगे तो जो नए नए बायोफार्मा कंपनीज है they don't have any manufacturing capacities। उनके पास सिर्फ रिसर्च कैपेबिलिटीज होती है, तो उनका फोकस सिर्फ नए नए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या नए नए जो ड्रग्स है वो बेसिकली वो इनोवेट करते हैं, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है वो बेसिकली CDMOs को देते हैं कंप्लीटली टू मैन्युफैक्चर द कंप्लीट ब्लॉक आउट ऑफ इट। एंड इफ यू चेक रिसेंटली देन ये जो ट्रेंड है वो काफी एक्सेलरेट हो रहा है, एंड इसका रीजन ये भी एक है कि जो फार्मा कंपनीज है उनको सिर्फ फोकस करना है ऑन न्यू ड्रग डिस्कवरी, एंड देन दे हैव टू कीप द सेपरेट आर्म या सेपरेट पार्टनर फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है इसमें इंडियन प्लेयर्स काफी अच्छे हैं। यू कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ PI इंडस्ट्री विच आर बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर इन केस ऑफ द एग्रोकेमिकल्स। इसके अलावा इफ यू चेक द पार्टनरशिप विद द CDMOs ऑफन लीड टू को-इन्वेस्टमेंट बाय द फार्मा कंपनीज which basically help the CDMOs with the initial cost of setting up the manufacturing plant। And as the number of complex molecules to be manufactured increases, the pharma companies would rather outsource their manufacturing than invest in in-house capacity। So that is also very important point। And if you check the last point, the shift toward the biologics basically provide the CDMOs with immense opportunity, and biologics are difficult to manufacture and extremely sticky, as the company would not want to change their supplier midway। Many Indian companies are investing in these capacities for biologics as the next wave of growth is expected from the biologics। और इसीलिए मैं इसका नेक्स्ट एक पार्ट क्रिएट करने वाला हूं which will be the part 3 of this basically a series which will be based on biologics। तो यदि आपको चाहिए कि ये जो थर्ड पार्ट है वो जल्दी से जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूं, तो let's plan the 1000 likes to this video। Now we'll come to the last part of this basically a complete discussion, which are the risks in this sector। If there is a decline in the quality of the manufacturing, then it again can create some issues between the innovator and its supplier, or innovators and the CDMOs। So this is one part of a risk। Second type of the risk can be the molecules manufactured are patented and the CDMOs had to basically sign various NDAs to gain the access to it। So if there is a breach of the information, it will damage the reputation of CDMOs and make it hard for them to get the future customers। So that is also a risk। Apart from that, then there is another risk of the business is that large partner of businesses come from the small number of clients, and any destocking on this basically end cause the drop in revenues, which is basically happened into last 1 or 2 quarters। Apart from that, then the lot of CDMOs in India rely on a China for the raw materials, and now there has been a recently disruption into a China due to this कोल्ड शॉर्टेज। तो मुझे लगता है कि जो APIs की प्राइजेस है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, एंड दोज पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया दे डोंट हैव द बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर देयर केमिकल्स या रिक्वायर्ड इंटरमीडिएट्स, तो उनका आप देखोगे तो काफ़ी प्रेशर आ सकता है उनके मार्जिन्स पे। तो दैट ऑल्सो कैन बी अ रिस्क। इसीलिए आई एम फोकसिंग मोर ऑन दोज पर्टिकुलर स्टॉक की जिनका कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। तो ये जो डिटेल्स है मैंने मेरे ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किए हैं, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अ ट्विटर। काफी अलग अलग इनसाइट्स जो फार्मा इंडस्ट्री रिलेटेड है दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू। इसमें और एक बेसिकली रिस्क ये आ जाता है कि सपोज देयर इज अ डील बिटवीन द इनोवेटर एंड CDMO, एंड बाद में जो इनोवेटर है उसको मैन्युफैक्चर नहीं कराना होगा वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल वो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से, एंड ऑलरेडी जो कैपेसिटी है या ऑलरेडी जो प्लांट है वो सेटअप हो गया है। तो ये केस में काफी डिफिकल्ट हो जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट, एंड देन उसको कंप्लीट जो मार्केट है वो एस्टेब्लिश करना पड़ता है। So that has happened in the case of Aarti Industries का जो फर्स्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला था, तो यू कैन चेक द डिटेल्स ऑफ इट। और ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट था दैट वाज अ इंटरमीडिएट फॉर द डाइकम्बा, ये एग्रोकेमिकल है या
बेसिकली हर्बिसाइड है और इसके रिलेटेड काफी कंफ्यूजन हो गया था। एंड देन नाउ आरती इंडस्ट्रीज इज बेसिकली ट्राइंग टू डेवलप द मार्केट और इसीलिए उनका जो प्रोजेक्ट है वो काफी डिले भी हो गया है। एंड देन उनका जो रेवेन्यू का बेसिकली विजिबिलिटी था दैट इज ऑल्सो बिट reduced due to this particular deal which actually got cancelled and it was उनका फर्स्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का डील। आरती इंडस्ट्रीज के पास ऐसे टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है। उनका जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज बेसिकली प्रोग्रेसिंग वेल एंड उनका जो प्लांट है दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। उसके जो रेवेन्यूज है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ जाएंगे, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल रिस्क। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर रिस्क जो आप देखोगे तो ये जो इंडस्ट्री है सीडीएमओ का वो काफी आगे जाके कंसोलिडेट होने वाले हैं और इसीलिए जो स्मॉल प्लेयर्स है उनके पास सब कैपेसिटीज नहीं है, सब कैपेबिलिटीज नहीं है, देन इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल दी स्मॉल प्लेयर्स। क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होंगे दे विल कीप ऑन एक्वायरिंग डिफरेंट कंपनीज एंड दे विल हैव द कंप्लीट फैसिलिटीज फॉर सीआरओ एंड इसके अलावा जो सीएमओ होता है या जो सीडीएमओ होता है। तो जिसके पास कंप्लीट क्रैम्प्स है स्टार्टिंग फ्रॉम सीआरओ यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और बाद में मैन्युफैक्चरिंग की भी जो कैपेसिटीज है, then these guys will get benefited a lot. So this was all about drug discovery process and इसके related जो terms थे जैसे कि CRAMS था या CRO था या CMO या CDMO। तो I hope आपके जो drug discovery related doubts हो गए या ये जो अलग अलग terminologies के related doubts हो गए वो hopefully clear हो गए होंगे। तो after this basically part 2 I will be planning the part 3 which will be biologics and possibly fourth part भी I am basically planning। तो if you give the thumbs up to this video and इफ यू एबल टू कंप्लीट द 1000 लाइक्स तो मैं ट्राई करूंगा कि ये जो थर्ड पार्ट होगा वो जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करूं, बिकॉज ये रिसर्च करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं। और यदि आपको ये जो वीडियोस पसंद आते होंगे तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, वो आपको आगे जाके फ्यूचर में मिलते रहे। और ये जो वीडियो है वो जरूर आप आपके एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जो डिस्कशन मैंने किया है उससे काफी बेनिफिट मिल जाएगा।